हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हिंदी के क्लास में। आज हम एनसीईटी 2023 का पीआई की डिस्कशन करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं, मेरा नाम प्रिंस कुमार है। मैं आईआईटी रोपर से केमिस्ट्री में बीएससी बीएड कर रहा हूं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते ही आप देख सकते हैं कि पहले जो क्वेश्चन की फॉर्मेट होती है वो पैराग्राफ वाइज होती है। यहाँ पे आपको पैराग्राफ दिए रहते हैं और इस पैराग्राफ को आपको पढ़ना है और नीचे जो भी क्वेश्चन दिए होंगे उसे आपको सॉल्व करना है। तो आप इस वीडियो को पॉज करके कुछ देर और इस पूरे पैराग्राफ को अच्छे से पढ़ लें। मैं आशा करता हूँ आपने इस पैराग्राफ को अच्छे से पढ़ लिया होगा। चलिए हम क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में आपको दिया गया है, प्रयोग की दृष्टि से किसी भाषा की शब्दावली को स्तर होते हैं। यहाँ पे हमें इसको देखना है कि कहाँ पे दी हुई है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि भाषा की शब्दावली के स्तर होते हैं आधारभूत, मध्यवर्ती और उच्च। तो इसका आपका सही ऑप्शन हो जाएगा सेकेंड ऑप्शन। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। यहाँ पे आपको कथन 1 और कथन 2 दिया है। यहाँ पे आपको सही और गलत बतानी है कि कौन सा सही है और कौन सी गलत है। तो यहाँ पे हम कथन 1 में देखते हैं, शब्दावली का अर्थ है शब्दों का समूह। तो ये हम पैराग्राफ में खोजेंगे कि ये कहाँ पे दी हुई है। तो यहाँ पे आप पहले ही देख सकते हैं कि पहली ही लाइन में दी हुई है, शब्दावली का अर्थ है शब्दों का समूह। तो ये तो हमारी सही होगी। और यहाँ पे दिया है, पूरे शब्द भंडार की तुलना में आधारभूत शब्दावली बहुत बड़ी होती है। तो ये देखते हैं कहाँ पे दी हुई है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, पूरे शब्दों भंडार की तुलना में आधारभूत शब्दावली बहुत छोटी होती है। तो ये तो गलत है। तो इसमें हम देख सकते हैं कथन 1 सही है और कथन 2 गलत है। तो इसका थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमको मिलान करना है। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं शब्दावली का अर्थ है। तो यहाँ पे शब्दावली का अर्थ यहाँ पे आपको दी हुई है, शब्दावली का अर्थ शब्दों का समूह है। तो ए का थर्ड हो जाएगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ए का थर्ड हमने पहले ही क्वेश्चन करके चेक कर लिया, क्योंकि हमें क्वेश्चन बहुत ही जल्दी जल्दी करनी होती है। आप एलिमिनेशन मेथड करके फर्स्ट ऑप्शन से ही आप क्लियर कर सकते हैं। चलिए आगे भी देख लेते हैं। बी का 4, यहाँ पे शब्दावली के 3 स्तर होते हैं, आधारभूत, मध्यवर्ती और उच्च। जैसा कि हमने ये पहले भी यहाँ पे देख चुका है, आधारभूत, मध्यवर्ती और उच्च। सी में आपको बोल रहा है आधारभूत शब्दावली के अर्थात, तो मूलभूत शब्दावली ये आपकी होगी। डी में आपका हो गया, वस्तुओं या संकल्पनाओं के अभिव्यक्ति के लिए अपेक्षित है। तो ये क्या आपका हो जाएगा, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण तथा अव्ययी शब्द। ये आपको यहाँ पे नीचे की तरफ दी हुई है। अपेक्षित संज्ञाएं, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया तथा अव्यय शब्द होते हैं। तो ये भी हमारे क्वेश्चन होगी। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। यहाँ पे आपको एक असर्शन दिया होता है एक कथन में, और एक कथन में आपको रीजन दिया होता है। इसमें आपको बताना है कि असर्शन सही है या रीजन सही है या दोनों सही है या दोनों गलत है। तो चलिए हम पढ़ते हैं। हिंदी भाषा के शब्दों के विभिन्न स्रोत हैं। किसी भाषा को लिखने या आधारभूत शब्दावली का ज्ञान आवश्यक है। तो ये आप देख सकते हैं। तो ये तो आपका जो भी है असर्शन वो तो सत्य है ही। और हम कारण पढ़ते हैं, आधारभूत शब्दावली में उन सभी सामान्य एवं सार्वजनिक वस्तुओं एवं संकल्पनाओं की अभिव्यक्ति के लिए अपेक्षित संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया तथा अव्यय शब्द होते हैं, जो किसी भाषाई समाज के दैनिक जीवन के आभासी संपर्क के आधार पर होते हैं। तो ये तो आपको यहाँ पे देख सकते हैं कि ये जो भी लाइनें सेम टू सेम यहाँ पे पैराग्राफ में दी हुई है। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा हमारा, सर्शन और रीजन दोनों सत्य हैं और आर ए की सही व्याख्या भी है। तो हमारी ये क्वेश्चन भी हो गई। तो चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। यहाँ पे भी हमें असर्शन और रीजन का ही है। यहाँ पे बताना है कि कथन 1 सही है, कथन 2 गलत है, या दोनों सही है दोनों गलत है। तो चलिए पढ़ते हैं। किसी भी भाषा को सीखने के लिए आधारभूत शब्दावली का ज्ञान आवश्यक होता है। आपको ये देखना होगा कि ये कहाँ पे हुई है। यहाँ पे देख रहे हैं कि आप देखिए, किसी भी भाषा को सीखने के लिए आधारभूत शब्दावली का ज्ञान आवश्यक होता है। तो ये तो हमारा पहला स्टेटमेंट हो गया जो कि सही है। और हम लोग दूसरे स्टेटमेंट पे आते हैं। दूसरे स्टेटमेंट में आधारभूत शब्दावली को मूलभूत शब्दावली भी कहते हैं। तो जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पे दी हुई है आधारभूत शब्दावली, जिसे मूलभूत शब्दावली भी कहते हैं। तो ये भी ऑप्शन सही है। इसका मतलब कथन और कथन दो दोनों सही है। ये भी क्वेश्चन हमारे हो गए। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये भी असर्शन रीजन का है। असर्शन में कह रहा है,
यथावधि, आजन्म, अव्ययीय समास के उदाहरण है। चलिए हम रीजन पढ़ते हैं। जिस समास में पहला शब्द प्रधान होता है और जो समुच्चय शब्द क्रिया विशेषण अव्यय शब्द, उसे अव्ययी भाव कहते हैं। तो ये तो हम सही है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यथाविधि में यथा है जो आपका प्रधान शब्द है, और आजन्म में आ है जो आपका प्रधान है। तो ये ए और आर दोनों सत्य हैं, और आर ए की सही व्याख्या है। मतलब असर्शन और रीजन दोनों सत्य है, और असर्शन का जो रीजन है वो उसकी सही व्याख्या मतलब उसका सही एक्सप्लेन कर रहा है। तो ये आपकी ऑप्शन ए सही होगी। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। यहाँ पे आपको कुछ सर्वनाम के नाम दिए हुए हैं, उन्हें मैच करना है। तो आपको यहाँ पे देखनी है कि पुरुषवाचक सर्वनाम कौन सा है। पुरुषवाचक सर्वनाम में आपका क्या हो जाएगा? पुरुषवाचक सर्वनाम आपका ए का सेकंड आएगा, मतलब पुरुषवाचक सर्वनाम वो होगा। ठीक है। और यहाँ पे हमको देखना है कि निजवाचक सर्वनाम क्या होगा। निजवाचक सर्वनाम में आपका आप आ जाएगा। अनिश्चयवाचक सर्वनाम में, निश्चयवाचक सर्वनाम में आपका कोई आ जाएगा, और प्रश्नवाचक सर्वनाम में आपका कौन आएगा। तो ये हम देखते हैं ए का सेकंड, ए का सेकंड, बी का थर्ड, और सी का फोर्थ, और डी का वन। तो आपका थर्ड नंबर ऑप्शन सही है। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। यहाँ पे भी हमें मिलान करना है। एक तरफ आपको कुछ विशेषण दिए हैं, विशेषण के शब्द, और कौन सी विशेषण है ये हमें मैच करना है। ये तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है। जैसा कि आप देख सकते हैं, सुंदर, सुंदर से हमें किस चीज का बोध है? सुंदर का हमें किसी के गुण का बोध हो रहा है, तो ये ए का फोर। रोगी, रोगी से मतलब किसी के दशा का बोध हो रहा है, तो ये दशा। सुगंधित से किसी चीज के हमें गंध या उसकी महक के बारे में पता चलती है, तो ये गंध बोधक। और कसैला, ये आपका हो गया स्वाद बोधक। तो ये आप देख सकते हैं इसके ऑप्शन कौन से हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये थर्ड और फोर्थ दोनों सही है, ये भी प्रिंट एरर है। आप दोनों में से कोई भी आप टिक करें तो आपको मार्क्स मिल ही जाएंगे। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अंगूठा दिखाना मुहावरे का अर्थ है, ये तो आपको पता ही होगा, देने से इनकार कर देना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? हिंदी दिवस 14 सितंबर को मनाया जाता है, लेकिन कभी कभी एक यहाँ पे और क्वेश्चन आता है, विश्व हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? उस वक्त आपको 10 जनवरी यहाँ पे है, उसे मार्क करना होगा। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। निम्नलिखित में अनु उपसर्ग से बना हुआ शब्द नहीं है। अनु से बना उपसर्ग शब्द नहीं है, ये आपको यहाँ पे चेक करना है। तो यहाँ पे आपको अनुभाव, ये तो बना ही है। अनुशासन, ये तो अनु से बना ही है। अनुवाद, ये भी बना ही है। अन्योन्तम है, जो कि अनु से बना नहीं है। तो यहाँ पे पूछ रहा है कि आपको शब्द नहीं है, तो आपको यहाँ पे टिक करना होगा अन्योन्तम। ये आपका सही होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। यहाँ पे आपको बताना है कि निम्नलिखित में से सही संधि विच्छेद नहीं है। यहाँ पे आपको क्वेश्चन पढ़ना बहुत जरूरी है, नहीं है उसके अनुसार आपको आंसर देना होगा। तो यहाँ पे आप देखेंगे, उच्च जो श्वास, उच्छ्वास, ये तो गलत है। अनु प्लस अन्वेषण, ये तो सही संधि विच्छेद है। सत्य जो जन, सज्जन, ये भी सही है। अति जो अधिक, ये भी सही है। तो यहाँ पे नहीं है, हमें बताना था, तो हमें ऑप्शन वन चूज करना होगा। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। यहाँ पे आपको फिर असर्शन और रीजन के क्वेश्चन आ गए हैं। यहाँ पे आपको असर्शन और रीजन देखना है, कौन सा सही है और कौन सा गलत है। तो चलिए असर्शन पे पढ़ते हैं। हिंदी व्याकरण को आधुनिक और प्राचीन दोनों परंपराओं से उचित लाभ उठाना चाहिए। ये तो एकदम सही स्टेटमेंट है। हिंदी व्याकरण को आधुनिक और प्राचीन दोनों परंपराओं से उचित लाभ नहीं उठाना चाहिए, ये तो गलत बात है। तो यहाँ पे आपको ये सत्य है, और लेकिन आर असत्य है, तो आपको थर्ड ऑप्शन हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जैसे कि आप इंग्लिश में डिक्शनरी में आप एप्पल, बॉय, आप वर्ड को डिक्शनरी में कैसे आप सर्च करते हैं, वैसे ही आपको हिंदी में भी सर्च करने की कौन से वर्ड पहले आते हैं, कौन से वर्ड बाद में आते हैं, ये आपको यहाँ पे देखना है। तो यहाँ पे मैं आपको बता दूं, जो भी चंद्र बिंदु या जो भी डॉट ऊपर आते हैं वो यहाँ पे सबसे पहले, तो बी तो सबसे पहले आ जाएगा, ये आपका एक नंबर होगा। ठीक है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं इसमें अनु में ये सेम ही है, यहाँ पे भी सेम ही है, यहाँ पे भी सेम ही है, यहाँ पे भी सेम ही। अब आप जैसे क ख ग घ हो गए या यहाँ पे आपको अब थर्ड वाले जो भी टर्म है उसमें आपको देखना होगा कि सबसे पहले कौन सा आता है। उसके बाद तो यहाँ पे देख सकते हैं कि सबसे पहले च आएगा,
तो ये तो बी के बाद सी आ जाएगा, उसके बाद से भ आता है, तो ये उसके बाद से ये होगा, उसके बाद से आपको वो आता है, उसके बाद से लास्ट में स आता है। तो ये आपका ऑप्शन ये हो जाएगा, पहले बी होगा, उसके बाद से सी होगा, उसके बाद से ए होगा, उसके बाद से डी होगा, उसके बाद से ई होगा। ये आप जैसे डिक्शनरी में इंग्लिश में अल्फाबेट सर्च करते हैं, वैसे ही हिंदी में सेम ही करना है। जो पहले आता है उसे आपको पहले नंबरिंग देनी है, जो बाद में आता है उसे लास्ट में नंबरिंग देनी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। यहाँ पे फिर आपको एक असर्शन ओरिजिन का क्वेश्चन आ गया। चलिए पढ़ते हैं। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद देश में बचाव की प्रगति में काफी तेजी आई है। ये तो सही बात है। कई राज्यों में अपने राजकाज के लिए अपने क्षेत्र में बोली जाने वाली भाषा को स्थान नहीं दिया गया। ये भी सत्य बात है। लेकिन ये जो ऊपर वाली assertion है, उसका ये सही व्याख्या मतलब उसका सही एक्सप्लेनेशन ये नहीं कर रहा। तो इसलिए हम सेकंड ऑप्शन को चूज करेंगे कि ए और आर दोनों सत्य हैं, लेकिन जो assertion है उसका रीजन सही एक्सप्लेन नहीं हो रहा। तो ये सेकंड ऑप्शन हम चूज कर लेंगे। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पे कथन 1 और कथन 2 दी गई है, इसमें आपको सही और गलत बताना है। तो चलिए हम पढ़ते हैं। 10वीं शताब्दी में नागरी लिपि के कुछ वर्णों पर शिरोरेखाएं लगाई जाने लगी। ये आपका सत्य है। 12वीं शताब्दी तथा इसका रूप वर्तमान देवनागरी जैसा हो गया है। तो ये भी सत्य है। ये रिमेम्बर बेस्ड क्वेश्चन है, जिसे आपको याद रहेगी तो आप कर पाएंगे, नहीं तो आप नहीं कर पाएंगे। तो ये कथन 1 और कथन 1 दोनों सत्य हैं। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्नलिखित में से बिहारी हिंदी की बोली है। ये तो आप सभी को पता ही होगी, बहुत ही आसान क्वेश्चन है, मैथिली। यहाँ पे आपको कथन 1 और कथन 2 वाले फिर क्वेश्चन आ गए हैं, इसमें आपको सही और गलत बतानी है। भाषा के आधार ध्वनि होती है। ये तो आपको पता ही है कि ये तो सही बात है। और कोई भी भाषा किसी एक ध्वनि से बनी होती है, ये भी सही स्टेटमेंट है। मतलब कथन 1 और कथन 2 में दोनों सही है। अब आपको यहाँ पे मिलान करने वाले क्वेश्चन फिर से आ गए। भाववाचक संज्ञा। अब आपको बताना है कि भाववाचक संज्ञा क्या है। तो भाववाचक संज्ञा मिठास हो जाएगा। ए का थर्ड, यहाँ पे आप देख सकते हैं ए का थर्ड यहाँ पे आपको हो गया। सेकंड ऑप्शन में आप एलिमिनेट करके जल्दी से आंसर खोज सकते हैं। व्यक्तिवाचक संज्ञा में आपका भारत आ जाएगा। जातिवाचक संज्ञा में आपका प्रोफेसर आ जाएगा। और समूहवाचक संज्ञा में दल आ जाएगा। तो इसका सेकंड ऑप्शन सही होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये हमारे लास्ट क्वेश्चन है, क्योंकि एनसीटी 2023 में 20 क्वेश्चन ही हिंदी से आए थे, तो हमने ये लास्ट क्वेश्चन हम आज करने जा रहे हैं। यहाँ पे शब्द दिए हैं और उसके पर्यायवाची शब्द से हमें मिलान करना है। तो हमने कमल को क्या बोलते हैं, कमल को हम पंकज बोलते हैं। जल को हम क्या बोलते हैं, जल को हम वारी बोलते हैं। सूर्य को हम क्या बोलते हैं, सूर्य को हम दिनकर बोलते हैं। और रात्रि को हम निशा बोलते हैं। तो हम देख सकते हैं ये कौन से ऑप्शन में है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं बी का जल का फर्स्ट, बी का फर्स्ट ये रहा, ए का फोर्थ, सी का सेकेंड और डी का थर्ड। मतलब आपका फर्स्ट ऑप्शन सही है। ये हमने अब एनसीटी 2023 के पूरे विषयों के विषय क्वेश्चन हमने डिस्कस कर लिए। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो आप अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक यू।